पॉलिटी की, है ना. व्हेन इट कम्स टू पॉलिटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म? ये शब्द का मतलब क्या है? रूलिंग द कंट्री. ओके. पॉलिटिक्स नहीं, कुछ और. पॉलिटिक्स. ओके. अच्छा, एक सवाल और इससे पहले कि मैं पढ़ाना शुरू करूं. शुड आई गो इन कंप्लीट इंग्लिश या फिर हिंदी इंग्लिश चल ले, मिक्सअप चल ले, है ना? नहीं, अगर तुम लोग कहोगे कि सर हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हमें तो इंग्लिश ही चाहिए, तो आई कैन डू दैट एज वेल. क्या बेटा? हाँ, इसीलिए मेजोरिटी लेना पड़ता है ना, डेमोक्रेसी है, एटलीस्ट ऑन पेपर. राइट. चलिए. सो बात करें पॉलिटी की, तो व्हाट एग्जैक्टली द टर्म मीन्स? द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स. अदर देन दैट, इसके अलावा लॉ, rules and regulations. Okay. If that is the scenario, then what exactly the term constitution is? It is a law book. Okay, good. Other than that, then why it is not called as a rule book or law? Why it is called as constitution? Because we constructed it, that's why. हमें हमने बनाया तो नाम रख दिया कॉन्स्टिट्यूशन. राइट. नॉट द केस. एनीवन एल्स? क्यों? ये संविधान है बेटा, और इसमें और बाकी कानूनों में क्या अंतर है? इसी के अकॉर्डिंग देश चलता है. ओके. सारे स्टेट्स के लिए एक नॉर्मल लॉ. ओके. सी. ओके, गुड. जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, सो कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी लॉ. व्हाई सो? बिकॉज एन ऑर्डिनरी लॉ कैन बी मेड बाय एनीवन. क्लियर? रूल्स कैन बी मेड बाय एनीवन. ठीक है. बट व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज टू बी मेड बाय a specialized body, not necessarily legislature beta. Sometimes a specifically designed body is being created for the same purpose. क्लियर? मतलब जैसे भारत के संविधान की अगर हम बात करें, तो भारत के संविधान को बनाने के लिए हमने एक अलग से संविधान सभा बना दी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. वहीं पर अगर इंग्लैंड की बात करें, तो इंग्लैंड में इट इज पार्लियामेंट हु क्रिएट्स कॉन्स्टिट्यूशन. राइट. सो constitution is something which is created by a specialized body, and more importantly, constitution is supreme law. ठीक है. when I am talking about constitution, it means nothing is above it. Clear? No other law is above constitution. It is the supreme law of the land. That's why it is called as constitution. Clear? And thirdly, constitution is such a law which is applicable on everyone equally. संविधान हिंदी में. क्लियर? ऐसा विधान जो सभी पर बराबर रूप से लागू हो. क्लियर? और अगर किसी तरह का भेदभाव भी करना है, तो वो संविधान में ही लिखा होगा. आई बात समझ में? सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. क्लियर? हैविंग a legal sanctity. Clear? Which is applicable on everyone equally. Clear? बट जब हम बात करते हैं, जब हम किताब पढ़ते हैं, तो हम कौन सी पढ़ते हैं बेटा? लक्ष्मीकांत. राइट. और उस पर कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कुछ नहीं लिखा होता है. उस पर क्या लिखा होता है? इंडियन पॉलिटी. लिखना तो कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था. राइट. व्हाई पॉलिटी नॉट कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन is not exactly implemented the way it is written. Sometimes the processes are quite different to that of the practice. Clear?
मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो कई बार जो लिखा हुआ है वो एज इट इज इंप्लीमेंट नहीं होता, कुछ अलग तरह से इंप्लीमेंट होता है। क्लियर? मींस कॉन्स्टिट्यूशन प्लस हाउ इट वर्क्स practically gives us the term polity। राज व्यवस्था, शासन करने की व्यवस्था। क्लियर? मीन्स व्हाट? पढ़ना हमें पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन ही है, बट सिर्फ क्या लिखा है इतना नहीं पढ़ना है, उसके साथ जो लिखा हुआ है वो कैसे इंप्लीमेंट होता है ये भी देखना है। आई बात समझ में? दैट्स व्हाई द टर्म पॉलिटी इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और करेक्ट एब्रिविएशन विच वी यूज फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। क्लियर? इसीलिए हर जगह क्या लिखा हुआ है? पॉलिटी, बट हम उसमें पढ़ते कॉन्स्टिट्यूशन ही है। आई बात समझ में? क्लियर? नाउ ये तो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग और पॉलिटी का मीनिंग। क्लियर? नाउ इफ आई आस्क यू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रकार, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन हैव? Written and unwritten, that's the first one. Good. First type of classification is written and unwritten constitution. Can someone tell me what exactly is the difference between the two? written education हमने written और unwritten मतलब कि वो सिर्फ जजमेंट के हिसाब से हमने जो जजमेंट के हिसाब से। Okay. Anyone else? What exactly is the difference between the two? Written and unwritten. सिंपल, जो लिखा हुआ है वो रिटर्न और जो नहीं लिखा हुआ अनरिटर्न। नहीं, इतना सिंपल। सिंगल सेट ऑफ रूल्स, शाबाश, जिसमें मौलिक कर्तव्य है और रिटर्न में नहीं होगा। ओके, शाबाश, वेरी गुड। नहीं, इवॉल्व दोनों हो सकते हैं बेटा, है ना? इवॉल्व दोनों हो सकते हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन इज इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन all the rules are codified in a single text or document। आई बात समझ में? मीन्स जहां पर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सारे के सारे एक ही डॉक्यूमेंट में लिखे हुए होंगे। क्लियर? इसे अगर सिंपल लैंग्वेज में पढ़े तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो नोटबुक में लिख रहे हैं? लगभग सारे। कुछ ऐसे भी है जो पेन पेपर में लिख रहे हैं? नहीं है, मतलब सारे रिटन है। हाँ, ठीक है। अब समझो, ये तो हुआ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हेन इट कम्स टू अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, unwritten constitution simply means that all the rules and regulations are not codified in single document or टेक्स्ट। जहां पर, अब समझ लो फिर लिख भी लेना, जहां पर सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन किसी एक ही बुक में लिखे होंगे, ठीक है, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा? रिटन।
और जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हर तरह के होंगे, बट वो किसी एक डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा होगा, वो कौन सा हो जाएगा? अनरिटन। ठीक है, लिखे दोनों ही है, बस डिफरेंस क्या है? रिटर्न में वो सारी चीजें एक ही जगह लिखी हुई है और अनरिटन में अलग अलग जगह लिखी है। जैसे वो बच्चे जो पेजेस में लिख रहे हैं, अभी पेजेस में लिख रहे हैं, फिर कल कहीं और लिख लेंगे, वो पेजेस कहीं और रखे रहेंगे, उस पेजेस में कभी भी एडिशन डिलीशन होता रहेगा, है ना? बट जो नोटबुक में लिख रहे हैं, क्या वो इजीली एडिशन और डिलीशन कर सकते हैं? एडिशन डिलीशन वहां भी हो सकता है, बट डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आई बात समझ में? सो दैट इज व्हाट द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? इसके बाद अब क्योंकि पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सिंगल टेक्स्ट में लिखना है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट में लिखना है, क्या वो नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से हो सकता है? सिंपल प्रोसीजर से हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, उसके लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड बॉडी की जरूरत होगी। ठीक है, सो इट इज ड्राफ्टेड और prepared by a specialized body। जहां भी लिखित संविधान होगा, उस लिखित संविधान को एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन या बॉडी द्वारा क्रिएट किया जाएगा, बनाया जाएगा। इंडिया के केस में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, फ्रांस के केस में नेशनल असेंबली। क्लियर? अमेरिका केस में इट वाज फिलाडेल्फिया कांग्रेस which has created this, means a specific institution is there to create a written constitution. Getting this point? And when it comes to unwritten constitution, there is no such requirement. Means constitution can be made by a simple procedure as well. Clear? Done? Then when there is a written constitution, there is always supremacy of कॉन्स्टिट्यूशन। जहां भी लिखित संविधान होगा वहां सर्वोच्च क्या होगा बेटा? संविधान। संविधान से बड़ा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर? बट इन द नेशंस वेयर देयर इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, it is not constitution which is supreme, rather it is legislative supremacy। means in unwritten constitution there is supremacy of legislature। clear the difference between written and unwritten? any doubt or question now? no? हाँ बिल्कुल बता रहा हूं, डिफरेंस समझ में आ गया बेटा रिटन एंड अनरिटन का? नाउ व्हेन इट कम्स टू एग्जांपल, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल, क्लियर? एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, it is Britain। Britain has unwritten constitution। ठीक है, इसीलिए बेटा ब्रिटेन की पार्लियामेंट के बारे में कहा जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट चेंजिंग अ मैन इनटू वुमेन एंड अ वुमेन इनटू मैन। ठीक है, इट इज जस्ट अ synonymous term which is being used to just show the power of British Parliament कि ब्रिटिश अब तो वो भी हो सकता है ना? So that shows the power of British Parliament that they can do anything। ठीक है, that shows the immense power which British Parliament is having। clear? But जहां written constitution होगा, everything will be done as per the constitution of the nation। nothing goes beyond
द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर द डिफरेंस? हाँ बिल्कुल, उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी होगा, बट unwritten constitution is very much beneficial in those countries which are having high political maturity, है ना। अगर वेस्टर्न कंट्रीज की हम बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज में पॉलिटिकल मेच्योरिटी ज्यादा है लोगों में, वो अधिकारों के बारे में भी जानते हैं, वो सही और गलत को भी समझते हैं। क्लियर? तो वो लोग उस पावर को मिसयूज नहीं करेंगे, और अगर कोई करने की कोशिश भी करेगा तो उसे हटा दिया जाएगा। जैसे अभी रिसेंटली ही न्यूज आ रही है क्या, कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ सर्टेन, कर दिया, वेरी गुड, मतलब मेरे आते आते रिजाइन भी हो गया। क्लियर? सो दैट इज व्हाट द सिनारियो। अब भारत में देख लो, है ना, प्रधान साहब रेजिग्नेशन दे रहे क्या? नहीं ना, इतने पेपर लीक करवा दिए, रीनीट भी करवा दिए इस साल फिर से, उसमें भी बिहार से कुछ सुनने में आया है मेरे, नकली कैंडिडेट्स ही बिठा दिए हैं, है ना। हाँ, एमपी में भी बहुत बढ़िया, है ना, एमपी किसी मामले में तो आगे निकले बेटा, राइट। बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। तो उन कंट्रीज में जहां पे पॉलिटिकल मेच्योरिटी ज्यादा है, वी कैन हैव अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन अ कंट्री लाइक इंडिया, क्लियर, वी कांट हैव अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बेटा 250 साल पुराना है। मतलब वहाँ पे ये होता है, हमारे में तो इम्पीचमेंट मोशन आ सकता है, उनमें भी आ सकता है, लेकिन ना यूएसए वाले में ये होता है कि अगर प्रेसिडेंट ने जो बोल दिया वो तो चाहे वो उनको आप हटा नहीं सकते हो, भले ये हो जाता है कि 4 साल से पहले आप हटा नहीं सकते। नहीं, इम्पीचमेंट हो जाए तो हटा दिया जाएगा, बिल क्लिंटन को हमने हटा दिया था। हाँ, है ना, प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है वहां पर भी, यहाँ पर भी, बट अगर इम्पीचमेंट हो गया है यूएस में, है ना, तो वहां पर भी हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, ये चीज डन। एनी फर्दर डाउट और क्वेश्चन रिलेटेड विथ रिटन एंड अनरिटन? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है बेटा, बिल्कुल। अनरिटन होने का कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल सा रीजन या फिर ये कह ले कॉन्सिक्वेंस ही ये है, जो चाहे वो कर ले, है ना। आज तुम लोगों को लग रहा है कि क्लास शाम में 4 बजे से 5 बजे तक है, कल तुम 5 से 6 करवा लो, या कल छुट्टी करवा लो, हालांकि वो तुम लोग चाहोगे नहीं, मुझे पता है। हाँ बिल्कुल होगा, लेजिस्लेचर जो है दे आर हैविंग कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, और लेजिस्लेचर का कंट्रोल जनता के हाथों में है बेटा। ठीक है, ये चीज डन। किसको? हाँ, लॉज आर देयर एज वेल, कानून तो वहां पर भी है, वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में लिखा हुआ है, बट लॉ तो वहां पर भी है बेटा, है ना, ये चीज डन। चलो, हाँ लास्ट क्वेश्चन ना, फिर इसके बाद नहीं पूछोगे, चलो डन। कल कुछ हाँ जैसे ईरान या फिर जो इस्लामिक नेशन है वहाँ पे दोनों ही चलता है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और उनके जो सुप्रीम लीडर है वो भी करते हैं, उसमें तो लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी तो नहीं है, नहीं, तो उनको वहां पे तो कॉन्स्टिट्यूशन भी कहाँ है, वहां तो शरिया है, शरिया इज इस्लामिक लॉ, हाँ नहीं मतलब है ना, वहाँ पे शरीयत दोनों नहीं है, वहां पे शरीयत लॉ है, और शरीयत लॉ में हुएवर इज रिलीजियस लीडर इज सुप्रीम, इसीलिए ईरान में सुप्रीम कमांडर है, सुप्रीम लीडर है मुस्तफा अब, है ना। ठीक है, वो मान नहीं रहे, लड़ने में लगे हुए दोनों के दोनों, है ना, परेशानी हम लोगों को हो रही है। डन। बेटा अगर बातें करनी है तो मुझसे, आपस में नहीं, है ना, आपस में बातें करनी है तो क्लास से बाहर, सिंपल रूल, है ना, जितनी बातें करोगे, जितने सवाल पूछोगे, मैं जवाब देने को तैयार हूं,
A to Z रिलेटेड विद द सब्जेक्ट, है ना, पता चला दुनिया जहान की बातें हो रही है, ठीक है। तो बातें करो, मुझसे करो, जो डाउट है मुझसे पूछो, आपस में बातें ना की जाए तो ज़्यादा बेटर है, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूँ इन चीज़ों से। हाँ, टू आंसर योर डाउट, when we have written that all the rules and regulations are codified into a single text, see what happens, जब constitution बनता है, as we have written, it is drafted by a specialized body, तो वो जो स्पेशलाइज बॉडी है उस देश को चलाने के लिए जितने भी नियम होते हैं, जितने भी कानून होते हैं, रिलेटेड विथ एग्जीक्यूटिव, रिलेटेड विथ लेजिस्लेचर, रिलेटेड विथ जुडिशरी, और रिलेटेड विथ एनीथिंग एल्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर गवर्निंग द नेशन, दे कोडिफाई इट इनटू अ सिंगल बुक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, दैट इज कोडिफिकेशन, हर एक चीज को एक पर्टिकुलर कोड देकर उसे उसी सीक्वेंस में लिखा जाना, दैट इज अ सिंगल डॉक्यूमेंट, दैट इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। Unwritten, unwritten में, for example, we need to make a different rule for executive, it will be prepared, a simple written law will be made, but it will not be added into that book दो। मान लो ये हमारा क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अब हम जो भी अमेंड करेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या करेंगे, यहीं पे एड ऑन करते जाएंगे, जो लिखा होगा उसे मिटाकर एड ऑन कर देंगे, ठीक है। बट अगर वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमने क्या किया, उसे पेज में लिख दिया, एक जगह रख दिया, दैट दिस इज अ लॉ विच डील्स विथ एग्जीक्यूटिव ऑफ द नेशन, फिर दूसरा एक लॉ बनाया, ठीक है, फिर उसे लिख दिया दिस इज द लॉ रिलेटेड विथ जुडिशरी ऑफ द नेशन, बात खत्म, उसे एक सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा, बस। किया जा सकता है, बड़े आसानी से किया जा सकता है, हाँ, बदलाव दोनों में हो जाएगा, भाई वो पेज तो हम नहीं लिखे ना, हम क्या करेंगे, उस पेज को फाड़ के दूसरा कुछ नया लिख देंगे, ठीक है। हम्म, नहीं नहीं, उसके बारे में बाद में बात करूंगा, जब प्रेसिडेंट की बात करेंगे तब मैं बताऊंगा क्यों रीजन, ठीक। हाँ, ये एक और लास्ट क्वेश्चन आया आज का। जैसे आप बोले पॉलिटिकल मेच्योरिटी की बात की, इंडिया में भी अगर पॉलिटिकल मेच्योरिटी आता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को क्या ऑफिस किया जा सकता है? हाँ, कर दो, कोई जरूरत नहीं है फिर, भाई सिंपल सी चीज है, अगर तुम क्लास में डिसिप्लिन्ड हो गए, ठीक है, तो क्या मुझे कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी, तो फिर रूल बनाने की जरूरत है नहीं ना। तो अगर पॉलिटिकल मेच्योरिटी इस देश में आ जाए तो हमें संविधान की जरूरत क्या है, फिर हर व्यक्ति खुद से खुद को गवर्न कर लेगा एथिकली और लीगली, ठीक है। देयर इज नथिंग कॉल्ड बेटर बेटा, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल एज पर द सिचुएशन ऑफ द नेशन, एज आई हैव टोल्ड यू, इन अ नेशन लाइक इंडिया अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, because we are not mature first, second we are divided on various lines, religious lines, caste lines, language lines, ठीक है, reason wise, ठीक है। So in such country where so much of diversity is there but at the same point of time so much of divisiveness is there, we cannot implement unwritten constitution. In that scenario what will happen, majority will always exploit the minority, no matter what type of majority and minority I am talking about, ठीक है, that's डन। तो आगे बढ़े, ये लिख लिया है। देन द सेकेंड कैटेगराइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज a rigid constitution and a flexible constitution. What exactly is the difference between rigid and flexible? हम्म, ओके, हाँ बेटा, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज कर सकते हैं, ओके। इट कैन बी अमेंडेड,
it can be amended. Both type of constitution can be amended, whether it is rigid or flexible. ठीक है, but the difference is it requires a simple procedure to amend it. Here, a flexible constitution is one which can be amended by a simple procedure. Remember, I'm using the word procedure. I'm not using the word majority. दोनों में डिफरेंस है. यहाँ हम उस प्रोसीजर की बात कर रहे हैं. उस प्रोसीजर में कौन सी मेजॉरिटी लगेगी वो आगे देख लेंगे. बट अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, a flexible constitution is one which can be amended by a simple procedure. Clear? And when it comes to rigid constitution, it requires complex procedure. ठीक है, यहां पर भी अमेंडमेंट होगा, बट वो जो अमेंडमेंट होगा उसके लिए जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होगा. क्लियर? और एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो which nation is having rigid constitution? It is USA. 200 साल से भी ज्यादा हो गए हैं बेटा, और नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स 30 भी नहीं हुए हैं अभी तक. ठीक है, और इंडिया की बात करें तो 106 हो चुके हैं. बिल था वो, है ना. 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं, और साल कितने हुए? 75-70, है ना. 76 ईयर्स हुए हैं, सेंचुरी लग गई है. क्लियर? बट अमेरिका 200 साल से भी ज्यादा होने के बावजूद भी 30 अमेंडमेंट भी नहीं हुए. ठीक है, दैट शोज द रिजिडिटी ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन, वहां तो अनगिनत हो चुके हैं. Why I am not writing India? Exactly. क्योंकि ना तो हम पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है, ना ही हम पूरी तरीके से रिजिड है. ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एज अ ब्लेंड ऑफ बोथ. ठीक है, जहां पे कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर से अमेंड होते हैं, और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो बहुत ही इजीली अमेंड हो जाते हैं. आई बात समझ में? क्लियर है? सी, व्हेन इट कम्स टू ब्रिटेन, इट इज ओनली द ब्रिटेन. ठीक है, जिसमें वेल्स भी शामिल है. जब हम सिर्फ इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड सिर्फ इंग्लैंड है. ठीक है, और जब हम यूके की बात करते हैं तो उसमें आयरलैंड भी शामिल हो जाता है. ठीक है, सो देयर आर 3-4 कंट्रीज, तब वो यूके बनता है. ठीक है, और 2 कंट्रीज के साथ वो ग्रेट ब्रिटेन बनता है, इंग्लैंड. ठीक है, ये चीज डन. चलिए, ये तो हुआ क्या? क्लासिफिकेशन किस चीज का? रिजिड और फ्लेक्सिबल. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजिड प्रोविजंस है उन्हें अमेंड करने का जो प्रोसीजर है, डिटेल में नहीं बता रहा हूं, डिटेल में आगे बताऊंगा. ठीक है, अभी सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लो. यहां पर इस प्रोसीजर में पार्लियामेंट के अप्रूवल के साथ साथ मोर देन 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कंसेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. मतलब कुछ प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे है बेटा जहां पर पार्लियामेंट तो अमेंड करेगा ही करेगा, और उसके बाद वो तब तक इंप्लीमेंट नहीं होंगे जब तक आधे से ज्यादा राज्य उस पर अग्री ना कर जाए.
ठीक है, और मोर देन 50% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब 16 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। क्लियर, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबलीज इंडिया में कितनी है? 31। ठीक है, सिर्फ 31 विधानसभाएं है। ठीक है, वैसे अगर टेरिटरीज की बात करें तो 36 है, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, बट कुछ यूनियन टेरिटरीज ऐसी है जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, सिर्फ 3 के पास ही है। कौन कौन से? पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, और 28 राज्य, तो 31। जब तक उनमें से 16 लेजिस्लेटिव असेंबली हाँ ना कह दे तब तक अमेंडमेंट नहीं होगा। क्लियर, एंड दिस प्रोसीजर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, राइट। और फ्लेक्सिबल प्रोसीजर की अगर बात करें तो जहां पर बाय पार्लियामेंट, नहीं, सिंपल मेजोरिटी की बात अभी भी नहीं कर रहा हूं मैं, जहां सिर्फ पार्लियामेंट ही कर दे वो फ्लेक्सिबल प्रोसेस हो गई ना भाई, सिंपल सी चीज है। अभी मोदी जी अगर हम देखें तो इतना तोड़ मोड़ कर क्यों रहे हैं? समझे हो, ये जो खेल चल रहा है कि ममता दीदी के 19, उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के कुछ 6-7, ठीक है, ये सब लोकसभा और राज्यसभा में मेजोरिटी लाने के लिए किया जा रहा है। और ये मेजोरिटी क्यों चाहिए बेटा? डिलिमिटेशन करवाने के लिए, क्योंकि वहां मेजोरिटी आ गई तो काम खत्म। ठीक है, फिर मोदी जी जो चाहे वो करवा ले, मतलब सिर्फ पार्लियामेंट की मर्जी से काम हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर? तो ये वो डिफरेंस है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस रिजिड है, कुछ प्रोविजंस फ्लेक्सिबल है। क्लियर? अब एक लिस्ट बना ले, रिजिड प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखो, हेडिंग दो, रिजिड प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Rigid provisions of Indian Constitution. Number 1, Article 54 and 55. Article 54 and 55. ठीक है, these two articles are related with election of president. ठीक है, आर्टिकल 54 एंड 55 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद विच आर्टिकल बेटा? नहीं नहीं नहीं, आर्टिकल 73, ठीक है, दैट इज रिलेटेड विथ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर। ठीक है, आर्टिकल 73 दैट इज रिलेटेड विथ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर। देन आर्टिकल 162 that is related with executive power of state. Then article 241 High Court for Union Territories। ठीक है, हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज। इतना क्लियर? आर्टिकल 54, 55, 73, 162 एंड 241। लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। नंबर 5, क्या बेटा? नहीं, लास्ट क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। आगे से याद रखना, कभी लास्ट क्वेश्चन मत बोलना, मैं पकड़ लेता हूँ वो बात, फिर क्वेश्चन अलाउ नहीं करता उस दिन।
है ना। वो अमेंडिंग पावर मेरे पास है इस क्लास में। चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 दैट इज रिलेटेड विथ सुप्रीम कोर्ट। No, no, not only judges, entire Supreme Court. Every single provision related with Supreme Court. Clear? Then, chapter 5 of part 6 that is related with High Court. So, every single provision related with High Court. Then, chapter 1 of part 11. Chapter 1 of part 11 that is related with सेंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध। इतना क्लियर? लिख लिया है? इसके बाद लिस्ट अभी भी खत्म नहीं हुई है। नंबर 8 शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 दैट इज रिलेटेड विथ राज्यसभा। ठीक है, शेड्यूल 4 रिलेटेड विथ राज्यसभा। देन शेड्यूल 7 दैट इज division of power. Division of power. And now the last point. Article 368. Amendment procedure. ओके, सो ये जो 10 पॉइंट्स है, इन 10 पॉइंट से रिलेटेड कुछ भी अगर चेंज करना हो तो प्रोसीजर क्या होगी बेटा? रिजिड। और रिजिड प्रोसीजर में मैंने अभी क्या बताया? पार्लियामेंट की मर्जी के बाद जब तक आधे से अधिक राज्य हाँ ना बोल दे, यहां पे चेंजेस नहीं होगा। फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड बात हो, हाई कोर्ट से रिलेटेड बात हो, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन की बात हो, राज्यसभा के कंपोजिशन की बात हो, ठीक है, या एनीथिंग रिलेटेड विद दिस। क्लियर? तो समझ में आ गया? इन सब के अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजंस है वो सारे के सारे कैसे है बेटा? फ्लेक्सिबल, सिंपल प्रोसीजर से हो जाएंगे, पार्लियामेंट अपनी मर्जी से कर लेगा। ठीक है, तो डिलिमिटेशन जैसी कोई चीज लिखी है क्या यहाँ पे? नहीं। इलेक्शन जैसी कोई चीज नहीं, तो पार्लियामेंट अकेले कर लेगी, स्टेट की मर्जी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, डन। तो ये लिस्ट याद हो जाएगी कब तक? देखो ऐसे ऐसे बहुत आइडियलिस्टिक क्लेम मत किया करो कि सर कल हो जाएगी, मैं कल पूछ लूंगा। ठीक है, अगर हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि ये याद हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है फैक्चुअल। डन। सो रिजिड प्रोविजंस क्लियर हो गए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से रिजिड प्रोविजंस है ये भी समझ में आ गया। एनी डाउट और क्वेश्चन? बोलो, चलो, वन लास्ट चांस गिवन टू यू। हाँ, नहीं आज के लिए सिर्फ। हाँ, आर्टिकल 3 जैसा मैंने पढ़ा, हो सकता हूँ मैं गलत हूँ। आर्टिकल 3 जो होते हैं मतलब 2 या 3 जिसमें नए स्टेट का प्रोविजन हम कर सकते हैं, वो प्रोविजन रिजिड नहीं है, सिंपल है, सिंपल है। जब मर्जी आए तब। झारखंड बनने से पहले कुछ प्रोसीजर हुआ था क्या? हम मध्य प्रदेश वालों से नहीं पूछा तो झारखंड बनाने से पहले बना दिया पार्लियामेंट ने खुद ही।
ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस, और उससे ज़्यादा सिंपल तो कुछ भी नहीं है आर्टिकल 3 से ज़्यादा। ठीक है, और कोई सवाल बेटा? नहीं, रिजिड और फ्लेक्सिबल वाला डिफरेंस समझ में आ गया, रिटन और अनरिटन वाला समझ में आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और पॉलिटी क्या है ये समझ में आ गया, है ना? फिर भी अगर कोई डाउट रहा तो कल हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना, तुम लोगों के डाउट सॉल्व होने के बाद।